हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज सितंबर 12 ट्यूसडे को जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू दोनों से लिए हैं। टोटल 4 आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे और जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो पहला आर्टिकल है फूड इनसिक्योरिटी से रिलेटेड, दूसरा आर्टिकल है G20 समिट से रिलेटेड, थर्ड आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे वो इंडिया यूरोप के ट्रेड के बारे में है जो रोमन एम्पायर के समय में हो रहा था, और एक लास्ट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे ग्रीशम लॉ जो कि फिक्स्ड करेंसी एक्सचेंज रेट के ऊपर है। टोटल 4 आर्टिकल है। हम लोग कल नहीं आ पाए थे, कल का एडिटोरियल एनालिसिस नहीं लाए थे। आने वाले दिनों में एक एक दिन जो है हम लोग एक एक आर्टिकल एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे उसका। आने वाले दिनों में जो कल नहीं कर पाए थे उसके कारण जो है मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था, मेडिकल इमरजेंसी हो गई थी। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं, कंटेंट समझ में आ रहा है तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। आइए शुरू करते हैं आर्टिकल। हमारा आज का फर्स्ट आर्टिकल है रीडिंग इंडिया ऑफ फूड इनसिक्योरिटी। ये आर्टिकल आपके मेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। द हिंदू में आया हुआ है और GS3 के पर्सपेक्टिव से आपको पूछा जा सकता है। आपको मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, डू यू थिंक इंडिया नीड ग्रीन रिवॉल्यूशन 2.0 कमेंट। तो क्या है आर्टिकल शुरू करते हैं। ये आर्टिकल बेसिकली फूड इनसिक्योरिटी के ऊपर है, कैसे हम फूड इनसिक्योरिटी को एड्रेस कर सकते हैं। इंडिया सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, लेकिन साथ साथ जो इंडिया का फूड इन्फ्लेशन है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर आप जुलाई की बात करें तो लगभग 11% फूड इन्फ्लेशन था, जो कि पूरे डिकेड में हाईएस्ट फूड इन्फ्लेशन था। इसके बाद इससे होता क्या है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। फूड इन्फ्लेशन से जो परचेसिंग पावर है वो लोगों की कम हो जाएगी और वो उनकी अफोर्डेबिलिटी भी घट जाएगी। न्यूट्रिशनल जो फूड है, जो एडिक्वेट न्यूट्रिशनल फूड वैल्यू है वो उनको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि कॉस्ट जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इसके एविडेंस में अगर बात करें तो इसमें दिया हुआ है स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, FAO की जो रिपोर्ट थी जो कि हिंदू में ही आई हुई थी, उसको इन्होंने कोट किया है। कहा है उसके हिसाब से लगभग 74% पॉपुलेशन है इंडिया की। 2021 का डेटा है ये। 2021 में 74% पॉपुलेशन थी जो कि हेल्दी डाइट अफोर्ड नहीं कर सकती थी। हेल्दी डाइट अफोर्ड नहीं कर सकती थी, ठीक है। इसका मतलब अगर आप उसे ट्रांसलेट करें पॉपुलेशन में तो 140 करोड़ पॉपुलेशन है, 75% पॉपुलेशन लगभग 100 करोड़ होगी। तो 100 करोड़ जनता ऐसी है जो अफोर्ड नहीं कर पा रही है। मान लेते हैं कि ये कोविड के समय की बात है। कोविड के समय की अगर बात है तो ये मानते हैं कि ओवर एस्टिमेशन होगा ये, ठीक है। तो अगर 100 करोड़ में मान लेते हैं कि एक्स्ट्रा आपने 50 करोड़ मान ले लिया है, तो 50 करोड़ अभी भी जनता है जो न्यूट्रिशनल वैल्यू ऐड नहीं कर पा रही है, न्यूट्रिशनल खाना नहीं खा पा रही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 50 करोड़ पॉपुलेशन अपने आप में पूरी दुनिया की कंट्रीज़ की पॉपुलेशन से ज़्यादा है। सिर्फ चाइना की पॉपुलेशन है जो 50 करोड़ से ज़्यादा है, बाकी जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनकी पॉपुलेशन 50 करोड़ से कम है। तो अपने आप में ये बहुत बड़ा, उसके बावजूद भी अगर ओवर एस्टिमेशन भी किया है तो ये बहुत बड़ा इशू है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, और जो रिपोर्ट थी उसमें कुछ फाइंडिंग्स दी हुई थी, जैसे कि 2018 से 2023 तक मुंबई की सिटी में सर्वे किया गया और पाया गया कि जो थाली है उसकी जो कॉस्ट है वो 68% बढ़ी है इन 5 सालों में। और इन्हीं 5 सालों में जो वर्कर है, मैनुअल वर्कर, उनकी जो कॉस्ट है, उनकी जो सैलरी है मैनुअल वर्कर की, वो कितने परसेंट बढ़ी है, 38%। और अगर सैलरी क्लास की बात करें तो उनकी कितनी बढ़ी है सैलरी, 28%। इसका मतलब क्या है कि जो इन्फ्लेशन है वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है और अफोर्डेबिलिटी उतनी नहीं हो रही है, क्योंकि हमारी सैलरी उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही है जितनी तेज़ी से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। और इसी के कारण हमारे यहाँ जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं उसका जो खाना है हमें नहीं मिल पा रहा है, अफोर्डेबिलिटी नहीं होने के कारण। इसका अगर एविडेंस देखें तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का एविडेंस देख सकते हैं। 50% जनता अपने यहाँ की एनीमिक है, वुमेन की बात कर रहे हैं, 50% वुमेन एनीमिक है, ठीक है। उसके अलावा भी देख सकते हैं वेस्टिंग और स्टंटिंग के भी जो है बहुत सारे एग्जांपल हैं। वेस्टिंग स्टंटिंग में भी ऑलमोस्ट 33% बच्चे इन दोनों में से किसी एक का शिकार हैं। समझ में आया क्या। तो ये क्या रहेगा हमारा मेन, ये क्या है इशू है इस आर्टिकल का, फूड इनसिक्योरिटी। उसके लिए इसने
पूरे एविडेंस दिए हैं कि फूड इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम है और उसका मेन रीज़न है फूड इन्फ्लेशन। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत डिसप्रपोर्शनेटली बढ़ा है और सैलरी उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ी है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम आ रही है। तो पॉवर्टी के साथ साथ और भी इश्यूज़ हैं, उसमें फूड इनसिक्योरिटी है, उसको हमें एड्रेस करना है। अगर आप आरबीआई की बात करें तो आरबीआई कहा है कि फेल हुआ है फूड इन्फ्लेशन को कम करने में। पिछले लगभग 2 सालों से आरबीआई इन्फ्लेशन टारगेटिंग अचीव नहीं कर पा रहा है, ठीक है। और उसके साथ साथ इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि ये सप्लाई बेस्ड इशू है ना। फूड इन्फ्लेशन सप्लाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है और फूड इन्फ्लेशन का कारण बेसिकली क्या है, हमारे यहाँ जो प्रोडक्टिविटी है वो कम है। दूसरा क्लाइमेट चेंज इशू है। तो ये सब सारे इश्यूज़ होने के कारण सप्लाई बेस्ड जो है चीज़ें हो रही हैं, सप्लाई बेस्ड इन्फ्लेशन हो रहा है और आरबीआई इसको डील नहीं कर सकता क्योंकि आरबीआई डिमांड बेस्ड चीज़ों को ही डील कर सकता है। इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है, डिमांड कम हो जाती है, उससे इन्फ्लेशन कम हो जाता है, पर सप्लाई वाली चीज़ें नहीं की जा सकती आरबीआई की जो पॉलिसीज़ है उसके थ्रू। तो हम क्या कर सकते हैं, अब उसकी बात करते हैं। तो इसमें बेसिकली बात किया है कि सप्लाई साइड इंटरवेंशन की ज़रूरत है ताकि जो फूड प्रोडक्शन है उसके प्राइस को क्या किया जाए, स्टेडी किया जाए या फिर उसको बढ़ने से रोका जाए, ठीक है। और उसके लिए क्या क्या करने की ज़रूरत है, तो पहले शुरुआत करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन से। इन्होंने कहा है कि इंडिया में 1960 में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था वो बहुत बड़ी सफलता थी। अगर यूएस के लिए मून में लैंडिंग बड़ी सफलता थी तो इंडिया के लिए उससे ज़्यादा बड़ी सफलता क्या थी, ग्रीन रिवॉल्यूशन करके इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाना। क्यों? क्योंकि इंडिया की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, एकदम न्यूली बॉर्न कंट्री थी, हर तरफ से जो है घिरे हुए थे। 1962 में वॉर चल रही थी, ड्रॉट हो रहा था और इतनी बड़ी पॉपुलेशन को खाना भी खिलाना था। उस समय जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन किया गया और बहुत ही क्विक टाइम में जो है इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो गया, है ना। 1966-67 में चालू किए थे, 1971 में इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो गया था और ख़ुद का जो है उत्पादन करने लगा था फूड प्रोडक्शन का। लेकिन उसके कुछ ज़्यादा इफ़ेक्ट भी हुए, है ना। अगर हम बात करें हाइंडसाइट में, तो हाइंडसाइट में बहुत सारी मिस्टेक्स भी की गई, जैसे कि केमिकल का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया और सब्सिडी दी गई जिसके कारण केमिकल बहुत ज़्यादा यूज़ किए गए। पानी के जो सॉइल का है वो डिग्रेडेशन भी बहुत सारा हुआ और वाटर डिप्लीशन भी बहुत ज़्यादा हुआ। तो ये सब हाइंडसाइट में हम बोल सकते हैं ये सब इश्यूज़ थे और जिसके कारण क्या हुआ, हमारा इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ा क्योंकि जो फर्टिलाइज़र ये सब को यूज़ करने से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी तो हाई हुई क्योंकि इनपुट हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे थे, ठीक है। तो इस कारण से क्या हुआ, हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कहीं ज़्यादा बढ़ा, ये हाइंडसाइट में हम बोल सकते हैं। लेकिन इसके अलावा और क्या बोल सकते हैं हम लोग, इसके अलावा ये भी बोल सकते हैं कि फोकस सीरियल्स पे किया गया था, पल्सेस पे नहीं किया था, ठीक है। तो डाइवर्सिफिकेशन नहीं किया गया। और क्या हो सकता है, और क्या क्या इश्यूज़ हुए थे, और भी कई सारी चीज़ें हुई थी जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण नुकसान हुए थे, ठीक है। प्रोक्योरमेंट पे ज़्यादा ध्यान दिए हमने प्रोडक्टिविटी बढ़ाने से, है ना, और उसके कारण इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। प्रोक्योरमेंट करने के कारण क्या होता है, जब आप प्रोक्योर करते हो 100 किलो मार्केट से आपने उठा लिए तो यहाँ पर डिमांड बढ़ जाएगी मार्केट में, क्योंकि मार्केट में सप्लाई कम हो जाएगी, उसके कारण प्राइसेस बढ़ जाएंगे और फूड इन्फ्लेशन होगा। तो ये सब सारे ग्रीन रिवॉल्यूशन के इश्यूज़ थे। लेकिन हमको उस पर फोकस, उसके एरर निकालने की जगह उसकी सक्सेस पे ध्यान देना चाहिए और उसको करेक्ट करने पे फोकस करना चाहिए। और इसीलिए इंडिया को सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन की अब ज़रूरत है एग्रीकल्चर में, ताकि वो जो फूड प्राइसेस हैं उसको कंटेन कर सके और क्या कर सके, बेसिकली जो फूड इनसिक्योरिटी है उसको एड्रेस कर सके। इसके लिए अगर आप देखें तो जो कैश ट्रांसफ़र्स हैं पीडीएस सिस्टम में, प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज़ है, प्राइवेट लैंडिंग है पब्लिक सेक्टर के द्वारा, वो सफिशिएंट नहीं है जो पॉलिसीज़ चल रही हैं। इंडिया को बेसिकली क्या पे फोकस करना है, यील्ड इंक्रीजिंग करने पे फोकस करने की ज़रूरत है। यील्ड को बहुत तेज़ी से बढ़ाने की ज़रूरत है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की ज़रूरत है, मतलब प्रति हेक्टेयर हमें प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। उतने ही जगह में, लैंड के एरिया में प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया जाएगा तो इनकम बढ़ेगी और इन्फ्लेशन है, फूड इन्फ्लेशन, वो भी कम होगा। क्योंकि मान लीजिए आपको 100 किलो चावल उगाने में 500 रुपये लग रहे थे, अब उसी जगह पे, ठीक है, इतने ही इनपुट में अगर आप थोड़ा सा और कुछ ज़्यादा करते हैं और आपको 550 रुपये लगते हैं और 200-250 रुपये किलो होता है, तो आपको प्रति
किलो चावल की कीमत कम हो जाएगी और फूड इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। तो हमारा फोकस अब काय पे होना चाहिए, इस आर्टिकल में कहा है प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पे होना चाहिए। कुछ सॉल्यूशन इसने दिए हैं, जो कि क्या क्या है सॉल्यूशन। हमें इरिगेशन को 100% एक्सटेंड करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंज वाले इशू आ रहे हैं और रेनफॉल जो है बहुत ही कैसी हो रही है, रेनफॉल बहुत जो पैटर्न है वो एरेटिक पैटर्न है, मतलब कहीं ज़्यादा पानी कहीं कम पानी, जिसके कारण फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और फ्लक्चुएशन के कारण हमारी जो फूड है कॉस्ट है उसकी बढ़ जा रही है, क्योंकि क्रॉप लॉस हो जा रहा है। हमें इरिगेशन 100% चाहिए, ताकि ये जो अनसर्टेनिटी है रेनफॉल से रिलेटेड, इससे हम डील कर सकें, इससे हम एड्रेस कर सकें। तो हमारी अगर एक्सटेंड करेंगे तो ये पहला सॉल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद हमें लीजिंग ऑफ लैंड पे फोकस करने की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है लैंड पे फोकस करने की? क्योंकि जो प्रोडक्टिविटी है वो कैसे आती है, वो अगर आप कॉमन पुलिंग करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लैंड में एक साथ करेंगे तो आपको इनपुट कम लगेगा। खाना 2 लोगों का बनाओ या 3 लोगों का, लगभग सब्जी मसाले उतने ही लगते हैं, लेकिन एक इंसान के बढ़ने से आपको टोटल कॉस्ट खाने की कम पड़ जाएगी, क्योंकि वो भी पे करेगा। तो इसी तरीके से जब आप थोड़ा सा बड़ा लैंड लेके अगर करेंगे एग्रीकल्चर, तो आपको इनपुट लगभग उतना ही लगेगा, लेकिन आउटपुट आपका कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए लीजिंग ऑफ लैंड पे भी फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंट हो गई है, क्योंकि जनरेशन टू जनरेशन बच्चे हो रहे हैं, उनके बाद उनमें बंटवारा हो रहा है और एक एक आदमी के पास अब 1-1, 2-2 एकड़ है। 86% अगर आप बात करें तो 2 हेक्टेयर से कम है लैंड प्रति फार्मर के पास। 86% जो हमारे यहाँ फार्मर है वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, और 86% ऐसे फार्मर हैं जिनके पास लैंड जो है 2 हेक्टेयर से कम है। इसका मतलब बहुत ही कम लैंड है, और इतनी कम लैंड में अगर प्रोडक्शन करेंगे तो वो सब्सिस्टेंस लेवल की होगी, इसमें कमर्शियल वैल्यू उतनी ऐड नहीं हो पाएगी, जिसके कारण प्रोडक्टिविटी भी नहीं होगी। तो हमारा दूसरा जो फोकस है वो किस पे होगा, लीजिंग ऑफ लैंड पे। तीसरा हमारा R&D पे होगा। जैसे कि 1960s में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कारण सारी चीज़ें हुई थी, जो इनपुट दिए थे, जो सप्लाई दी गई थी इनपुट की सरकार के द्वारा, उसी के थ्रू जो है वो सब रिसर्च करने के थ्रू प्रोडक्शन बढ़ा था। और यही रिसर्च अब BT कॉटन जैसे हो रहे हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग में हो रही है, उसी तरीके से हाइब्रिड सीड में अगर रिसर्च करते हैं, R&D बढ़ाते हैं, तो हमारी अनसर्टेनिटी जितनी है क्लाइमेट चेंज और फूड इन्फ्लेशन से रिलेटेड, वो होगी कम, और प्रोडक्शन को अब ज़्यादा किया जाएगा। प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, और जो कॉस्ट है फूड की वो कम हो जाएगी। इसके अलावा हम बात करें तो री इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सटेंशन, जो एक्सटेंशन प्रोग्राम है उसको री इंस्टीट्यूट करना होगा। इसमें दिया हुआ है कि 1960s में ग्राम सेवक हुआ करते थे, जो कि लिंक हुआ करते थे सरकारी जो विज्ञान केंद्र हैं उनके बीच में और फार्मर्स के बीच में। और ये जो है ग्राम सेवक क्या करते थे, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको फैलाया करते थे गांव में। इसको दोबारा रिवाइव करने की ज़रूरत है, ताकि क्या हो, एक्सटेंशन दोबारा से बढ़ाया जा सके, लोगों को एजुकेशन दिया जा सके कैसे वो डील कर सकते हैं जो अभी फूड जो भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे हैं, एग्रीकल्चर में जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं, प्रोडक्टिविटी ऑलमोस्ट स्टैगनेंट हो गई है, उसको बढ़ाने के लिए फार्मर क्या कर सकते हैं। तो ये सारे इश्यूज़ क्रूशियल हैं। इसके साथ साथ रोल ऑफ स्टेट है वो भी बहुत क्रूशियल होगा। 1960 में स्टेट ने जो है बहुत अच्छा रोल अदा किया था सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलके, जिसके कारण जो है क्या हुआ था, ये ग्रीन रिवॉल्यूशन सक्सेसफुल हुआ था। कोई भी चीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले नहीं कर सकती, उसके लिए स्टेट का सहयोग की ज़रूरत है। और उस समय क्योंकि जनरली गवर्नमेंट जो है कांग्रेस की थी, इसलिए ये आसान था, लेकिन आज के समय में आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है सेंटर और स्टेट में। तो दोनों को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को सपोर्ट करते हुए इस स्पिरिट को गवर्नमेंट को क्या फोकस करना चाहिए, स्टेट का जो रोल है उसको उस पर फोकस करना चाहिए। स्टेट को सपोर्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और नॉन आइडियोलॉजिकल अप्रोच की ज़रूरत है। जैसे कि इंदिरा गांधी जो कि सोशलिस्ट थी, उन्होंने कैपिटलिस्ट वाला जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था वो कैपिटलिज्म वाला फीचर्स थे, उसमें प्राइवेट एंटरप्राइजेस को बढ़ाया उन्होंने। तो कोई भी आपको ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो आपकी आइडियोलॉजी से अलग है,
तो हमें उस आइडियोलॉजी के हिसाब से ना काम करते हुए वो चीज़ करनी है जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को लिए सूट करता है, जो फूड सिक्योरिटी को बढ़ाता है, फूड इनसिक्योरिटी को एड्रेस करता है। ये बेसिकली हमारा पूरा आर्टिकल था। होपफुली आपको सारा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है इंडिया यूरोप ट्रेड 100 CE, बेसिकली 1 AD की बात की जा रही है। इंडियन एक्सप्रेस में ये आर्टिकल आया है और आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आखिर ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इंडिया यूरोप ट्रेड कॉरिडोर जो है ना, इकोनॉमिक कॉरिडोर अभी G20 में अनाउंस हुआ है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इससे रिलेटेड हिस्ट्री आपको पूछी जा सकती है। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पूछे जा सकते हैं, जैसे बेरेनाइक जो है पोर्ट हमारा रेड सी में इजिप्ट, एंशंट इजिप्ट जो डायनेस्टी थी उसका पोर्ट है ये, तो आपको ये याद रखना है। बारीगाजा भारूच गुजरात में ये पोर्ट है। अरिकामेडू पोंडिचेरी के जस्ट नीचे साउथ में है, और ये भी जो है कहाँ पर है? पोंडिचेरी के पास में। और मुजरिस की बात करें तो केरला का पोर्ट है। ये सब एंशियंट पोर्ट हैं। डायरेक्टली पोर्ट के ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकते हैं और साथ में स्टेट पूछा जा सकता है। हो सकता है इसके सामने आपको लिख देगी कोलकाता, ठीक है। एक ताम्रलिप्ति यहाँ है, ताम्रलिप्ति जो कि कोलकाता में है। तो ये आपके 4-5 पोर्ट हो गए, जगह के नाम हो गए, आपको करेक्ट इनकरेक्ट पूछा जा सकता है। ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन इसमें सबसे पहले ये बनेगा। अगर हम रूट की बात करें तो ये लैंड रूट था, फिर यहाँ से ये वाला ना सिल्क रूट की तरह यूज़ होता था एंशियंट टाइम पे, ठीक है। सिल्क रूट था नहीं, सिल्क रोड नहीं था, ठीक है। लेकिन ये ही चाइना से जो भी ट्रेड होता था कॉटन और सिल्क का, वो यहाँ से होते हुए यहाँ पर आता था, और दूसरा जो है इधर से होते हुए यहाँ पहुँच के यहाँ से फिर इधर जाया करता था। मतलब इंडिया एज अ मीडिएटर कंट्री थी उस समय ट्रेड के लिए। एंशियंट इंडिया की बात कर रहे हैं हम, इवन मिडिवल टाइम भी, ठीक है। बस 13-14 सेंचुरी में जो है सिल्क रोड बनाया गया था। हालांकि उसके एविडेंस भी जो है कम मिले हैं। एविडेंस एंशियंट में तो कोई एविडेंस नहीं है। 1930-40 में जो इंग्लिश फिलोसोफर्स थे, जो इंग्लिश राइटर थे, उन्होंने ये फैंटेसाइज किया है इस रोड को, सिल्क रोड को, जबकि ऐसा कोई एविडेंस है ही नहीं, जिक्र ही नहीं है। पूरे चाइना के जितने भी जो है बुक्स हैं, पुराने हिस्ट्री की बुक्स हैं, उसमें कहीं पर नहीं दिया है सिल्क रोड के बारे में, ठीक है। तो इंडिया का जो ट्रेड है वो हम उसके बारे में बात करेंगे। रोमन एम्पायर के टाइम पे इंडिया और जो ग्रीक थे उनके बीच में बहुत ट्रेड हुआ करता था। खासकर जो इटली है यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रेड किया करते थे इंडिया। इतना ज़्यादा ट्रेड हुआ करता था इंडिया और यूरोप के बीच में ड्यूरिंग रोमन एम्पायर, ठीक है। रोमन एम्पायर की बात करेंगे। रोमन एम्पायर गुप्ता पीरियड में मैक्सिमम जो है ट्रेड हो गया था, और उसी के बाद ये रोमन एम्पायर का डाउनफॉल आ गया था और इंडिया का जो ट्रेड था वो भी कम हो गया था, ठीक है। तो क्या था, इतना ज़्यादा ट्रेड हुआ करता था कि एक शिप की कीमत लगभग कितनी थी? 2400 एकड़ के बराबर थी। एक शिप में इतना मटेरियल जाता था कि 2400 एकड़ ज़मीन आप इजिप्ट में ख़रीद सकते हैं। इतना ज़्यादा एक शिप्स में ट्रेड हुआ करता था उस ज़माने में। उसके बाद अगर हम बात करें तो क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछा जा सकता है। इंडिया से देखें तो मैक्सिमम एक्सपोर्ट हुआ करता था सिनेमन, इसको दालचीनी भी बोलते हैं हिंदी में। इसके अलावा पीपर, स्पाइसेस तो है ही, है ना, इसलिए मॉडर्न स्पाइसेस रूट की बात की जा रही है। इंडिया में स्पाइसेस है जिसमें मेजरली पीपर जो है क्या होता था, एक्सपोर्ट किया जाता था। उसके अलावा अगर हम बात करें तो फेमस आइवरी जो है, आइवरीज होती हैं, जैसे कि एनिमल के जो टस्क होते हैं, है ना, उसको भी एक्सपोर्ट किया जाता था। मेनली एलिफेंट के जो टस्क होते थे उसको हम क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे। उसके साथ साथ पर्ल्स हो गया, प्रीशियस जेमस्टोन हो गए, ये सब क्या किया जाता था, एक्सपोर्ट किया जाता था उस समय, ठीक है। और जो एलिफेंट्स हैं, टाइगर है, उनकी जो स्किन थी वो भी एक्सपोर्ट की जाती थी। अगर आप ट्रेड बैलेंस की बात करें तो इंडिया की तरफ टिल्टेड था। जो हिस्टोरियन है प्लिनी द एल्डर, उन्होंने क्या कहा था कि इंडिया को जितने भी रोमन एम्पायर है वो पूरा खाली हो रहा है और गोल्ड कहाँ जा रहे हैं, इंडिया में जा रहे हैं, ये कहा गया था रोमन हिस्टोरियन के द्वारा, प्लिनी के द्वारा। 23 से 79 CE के बीच में ये थे, ठीक है। तो ये इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कब थे। इंडिया लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ इंपोर्ट नहीं करता था, इंडिया बिल्कुल इंपोर्ट करता था। वहाँ की जो वाइन है वो बहुत अच्छी हुआ करती थी। उसके साथ ऑलिव ऑयल है और गरूम जो कि फर्मेंटेड फ़िश थी रोमन की, इसके हमें एविडेंस मिले हैं अरिकामेडू और मुजरिस में, ठीक है, इन सब चीज़ों के। तो ये इंपोर्ट किया करते थे। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। रूट जो है, अगर आप बात करें ट्रेड
आईवीसी के समय से चल रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ गुप्ता पीरियड में या फिर 1 AD के आसपास ही चालू हुआ है, आईवीसी के समय से ये ट्रेड चल रहा है। लेकिन मैक्सिमम ट्रेड कब जो है हुआ फ्लोरिश, जब रोमन एम्पायर आया, और रोमन एम्पायर बहुत वेल्दी एम्पायर था, इसलिए वहाँ पर जो इम्पोर्ट थे वो बहुत बड़े थे और इंडिया से एक्सपोर्ट कहीं ज़्यादा बड़े थे। ट्रेड की बात करें तो ट्रेड बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और सोफिस्टिकेटेड है। इवन इंश्योरेंस की जो है रेफरेंसेस भी हमें मिले हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, ट्रेड काय पे डिपेंड करते थे, मॉनसून विंड पे। इसका मतलब 6 महीने एक डायरेक्शन में विंड जाएगी, दूसरे 6 महीने एक डायरेक्शन में। तो कुछ समय तक के जो लोग हुआ करते थे, है ना, जो सेलर हुआ करते थे, जो ट्रेडर्स हुआ करते थे, वो इजिप्ट में रुका करते थे। इसलिए इंडिया के जो डायस्पोरा है उसके एविडेंस भी हमें मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने इजिप्ट में रेंट पे घर लेके रखा था, कुछ समय रुकते थे, उसके बाद वापस आते थे। अगर आप इंडिया की बात करें, इंडिया बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे ट्रेड में, और सी फेयरिंग में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। सी ट्रेड की बात कर रहे हैं। अगर अजंता की बात करें तो लार्ज डबल मस्टेड शिप की पिक्चर्स हैं अजंता में। उसके बाद सातवाहना के जो कॉइन हैं उनमें आपको पिक्चर्स मिल जाएगी। इंडिया के जो कॉइन्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, जैसे कि इंडिया के कॉइन्स जिसमें अलग अलग उसमें स्क्रिप्ट में मिल जाएंगे, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में मिल जाएंगे, बैक्टीरियन, खारुस्ती, इन सारी स्क्रिप्ट में मिल जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो विष्णु भगवान की फ़ोटो से वाले कॉइन आपको मिल जाएंगे। उसके साथ साथ बुद्धा के स्तूपास भी जो है आपको मिल सकते हैं। इन सारी चीज़ों के एविडेंस मिल रहे हैं कहाँ पर, इजिप्ट में। जो भी ये अपनी जगह है बेरेनाइक, उसके बाद अलेक्जेंड्रिया, यहाँ पर ऐसे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं जो बताते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी उस समय। ठीक है, और जो ओनर थे इन शिपिंग के, इसके एविडेंस ज़्यादा मिले नहीं हैं। इंडिया जो है ओनर उतने ज़्यादा थे नहीं, जितने भी ओनर थे वो सारे अलेक्जेंड्रियन के बिजनेसमैन हुआ करते थे, जो रेड सी पोर्ट में जितनी भी शिप्स आती थी। लेकिन इतना अगर बड़ा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा तो ऑब्वियस है कि इंडिया के जो बिजनेसमैन होंगे वो भी ओनर होंगे। अगर आप बात करें जो सिल्क रोड है इसकी, तो इस सिल्क रोड का कोई एविडेंस नहीं मिला था। इसका जो है पहली बार इंग्लिश जो ब्रिटिशर्स हैं हिस्टोरियन, उन्होंने 1930 में यूज़ किया है। इसके पहले ऐसा कुछ था ही नहीं। ऐसा नहीं है कि इसके कोई एविडेंस नहीं है। अगर आप देखें तो 13 और 13-14 सेंचुरी मंगोल पीरियड में इसके कुछ एविडेंस मिलते हैं, सिल्क रूट था, लेकिन इसके बहुत कम एविडेंस हैं उससे पहले के एंशियंट टाइम के। ठीक है, तो ये जितना भी पॉलिटिसाइजेशन कर दिए हैं सिल्क रोड का, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जबकि ये था ही नहीं, इसका कोई एविडेंस ही नहीं है। और इसी को जो है क्या किया है, मटेरियलाइज़ करके चाइनीज़ ने, जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, ठीक है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चालू कर दिया और अपनी चेक डिप्लोमेसी चला रहे हैं। अभी ये एकदम से न्यूज़ में क्यों आया है, क्योंकि ये एविडेंस मिला है। ठीक है, कहाँ मिला है, बेरिनेके में, जो कि इजिप्ट की पोर्ट है, एंशियंट पोर्ट है, उसमें बुद्धा की क्या मिले हैं, फ़ोटोज़ मिली हैं। ठीक है, बहुत सारे एविडेंस मिले हैं, जैसे कि वैष्णव डाइटीज़ हैं, जो ट्रायड है, उनकी भी जो है हमें फ़ोटोज़ मिली हैं। उसके साथ साथ बुद्धा का एक टॉर्सो मिला है, मैग्निफिसेंट टॉर्सो। ठीक है, ये सारी चीज़ें मिलने के कारण ये सडनली न्यूज़ में आ गया। ये जो फ़ोटो दिख रही है आपको, ये मिला है बुद्धा टॉर्सो। ठीक है, इसलिए ये न्यूज़ में था और ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। दैट्स इट, इससे ज़्यादा इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये प्रीलिम्स के लिए कुछ फैक्ट थे जो ज़रूरी थे, बाकी सारी चीज़ें जो है आपकी कवर हो गई है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है इंडियाज़ मूवमेंट, G20 के ऊपर एक और आर्टिकल है ये। हम लोग ऑलरेडी G20 से रिलेटेड बहुत आर्टिकल कर चुके हैं, और जो लास्ट संडे का आर्टिकल था उस दिन हम लोगों ने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी 10 सितंबर को। उसको आप देखेंगे तो जो भी उसके रिज़ल्ट्स आए थे, पॉजिटिव रिज़ल्ट्स, नेगेटिव रिज़ल्ट जो भी थे, उस पर हम लोगों ने डिटेल में चर्चा कर ली है। ठीक है, एक बार उसके अलावा भी मैं आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ कि क्या क्या सफलता रही थी। जैसे कि इंडिया ने कॉमन स्टेटमेंट जो है, फाइनल स्टेटमेंट, उसमें कंसेंसस बना लिया है। इसके पहले जो है ये कंसेंसस बनाना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि दो एक्सट्रीम जो है एंड कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहा था, जैसे G7 और जो वेस्टर्न अलायंस है, और चाइना और रशिया, इन दोनों के बीच में मध्यस्थता जो है इंडिया ने करके एक कंसेंसस स्टेटमेंट लाया, जो बहुत बड़ी सफलता दिखा रहा है इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है और मिडिल पाथ की जो पॉलिसी है। इसके बाद अगर बात करेंगे दूसरी, तो कई इनिशिएटिव लॉन्च किए गए, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, उसके अलावा अगर आप जाने तो और क्या क्या किया है, ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन बढ़ाया गया है और AU के एंट्री हुई है। AU हम लोगों ने अलग से नहीं पढ़ा था, ये प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, AU के बारे में जानेंगे अभी। इसके अलावा और अगर हम बात करें तो क्या हुआ था, इकोनॉमिक कॉरिडोर हुआ था, क्लाइमेट
जो फाइनेंस है उसकी बात की गई है, जिसमें बात की गई है कि 10 ट्रिलियन तक का 2030 तक के हमें इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है अगर हम लोग क्लाइमेट से रिलेटेड इश्यूज़ को रिजॉल्व करना चाहते हैं। तो ये सारी बात की गई थी। एक जो बात हम लोगों ने नहीं की थी वो थी एंड में एक वर्चुअल रिव्यू मीटिंग रखी जाएगी जो कि नवंबर में होगी जब इंडिया अपनी प्रेसिडेंटशिप छोड़ेगा। ठीक है, दिसंबर से कोई और प्रेसिडेंट बनेगा। तो ये रिव्यू मीटिंग क्यों रखी जाएगी? ताकि इंश्योर किया जा सके इम्प्लीमेंटेशन जो भी डिसीजंस लिए गए हैं, और ये इंडिया का G20 मोमेंट था। ठीक है, अब हम अफ्रीकन यूनियन की बात कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। इसको बनाए हुए 20 साल हो गए हैं, 2022 में पूछा जाना था लेकिन अभी तक पेंडिंग है, 2024 में आ सकता है। G20 में G21 हो गया है AU के एंट्री से, तो और न्यूज़ में है, इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर AU की बात करें तो इसमें अफ्रीका यूनियन में 55 कंट्रीज़ हैं और सारी कंट्रीज़ जो है अफ्रीकन यूनियन का पार्ट है। ठीक है, तो ये क्या है? कॉन्टिनेंटल बॉडी है जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से बनी है। जितनी भी कंट्रीज़ हैं सारे सबकी सब इसका पार्ट है। अगर आप बात करें कब बनाई गई है तो 2002 में इसे फॉर्म किया गया है और 2022 में इसके 20 साल कंप्लीट हुए थे। अगर इसके प्रीडिसेसर की बात करें, किसको रिप्लेस किया है इसने? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी OAU को इसने रिप्लेस किया है, जिसे 1963 में बनाया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ये देख लेते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट यूनिटी, कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट अमॉन्ग अफ्रीकन नेशन। ठीक है, सेल्फ एक्सप्लेन है। शांति, यूनिटी, कोऑपरेशन और डेवलपमेंट किसके बीच में? अफ्रीका के जितने भी नेशन हैं उनके बीच में। इट ऑल्सो एम्स टू स्ट्रेंथन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल इंटीग्रेशन। 3 तरह के इंटीग्रेशन जो है ना, पॉलिटिकली इंटीग्रेट करना चाहते हैं, इकोनॉमिकली भी एक मार्केट बनाना चाहते हैं, और सोशल भी क्या है, एक फैमिली की तरह ट्रीट करना चाहते हैं, पूरी एक अफ्रीकन फैमिली की तरह AU के थ्रू। ठीक है, तो AU बनाया गया है ताकि इंटीग्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सारी कंट्रीज़ के बीच में, पीपल टू पीपल कोऑपरेशन बढ़ाया जा सके। समझ में आया क्या? हेडक्वार्टर की बात करते हैं, अड्डिस अबाबा इथोपिया में इसका हेडक्वार्टर है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये प्रीलिम्स में आ सकता है। छोटे छोटे एग्जाम्पल, छोटे छोटे भी जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, एडिस अबाबा याद रखना है, हेडक्वार्टर है AU का। ये बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आपको पूछा जा सकता है। स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर क्या है बॉडी का? जो असेंबली है वो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जिसमें हेड ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट ऑफ द मेंबर कंट्रीज़ क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं इसको। मतलब जो असेंबली होगी, जो भी मीटिंग होगी AU की, उसमें हेड ऑफ द स्टेट आएंगे असेंबली में। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल। उसमें फॉरेन अफेयर मिनिस्टर जो है उसका पार्ट होते हैं इसका एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, और वो सारे जो भी पॉलिसीज़ होंगी वो किसको रिकमेंड करेंगे? असेंबली को। असेंबली फाइनल डिसीजन लेगी। AU कमीशन की बात करते हैं, जो भी डिसीजन असेंबली लेगी उसे एग्जीक्यूट करेगा कौन? AU कमीशन। तो बेसिकली ये क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव आर्म है फॉर इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन। नेक्स्ट बात करेंगे पीसफुल एंड सिक्योरिटी काउंसिल, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग पीस एंड सिक्योरिटी ऑन द कॉन्टिनेंट। तो ये भी एक स्ट्रक्चर है, ये भी इसका पार्ट है, जो कि क्या है, एक बॉडी बनाई गई है पीस एंड सिक्योरिटी काउंसिल, जिसका काम क्या है? सिक्योरिटी मेंटेन करने का। इसके अलावा बात करें तो AU स्ट्रक्चर प्रमोट द पार्टिसिपेशन ऑफ अफ्रीकन सिटीजन एंड सिविल सोसाइटी थ्रू पान अफ्रीकन पार्लियामेंट एंड इकोसॉक। तो बेसिकली जो AU का जो स्ट्रक्चर है वो लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ाने में मदद कर रहा है, बेसिकली फंक्शन की बात कर रहा है। ठीक है, लोगों का पार्टिसिपेशन और सिविल सोसाइटी थ्रू पैन अफ्रीकन पार्लियामेंट। ये हमारा क्या हो जाएगा? AU के बारे में हो जाएगा। ये आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। बस यही हमारा आर्टिकल था। हमारा आज का लास्ट आर्टिकल है ग्रीशम लॉ, व्हाट हैपन्स व्हेन गवर्नमेंट फिक्स करेंसी एक्सचेंज रेट। ये आर्टिकल श्रीलंका से रिलेटेड है। श्रीलंका में रिसेंटली जो गवर्नमेंट ने क्या किया है, फिक्स कर दिया है डॉलर के रेट को। ठीक है, तो 2 करेंसी के बीच में रेट फ्री एक्सचेंज रेट नहीं है, फिक्स एक्सचेंज रेट है। इंडिया में भी फिक्स एक्सचेंज रेट हुआ करता था 1991 के पहले। ठीक है, अपने एक शुरुआत में $1 इक्वल्स टू 1 रुपी हुआ करता था, जो कि ये वाला डॉलर है वो अंडर वैल्यू था और रुपी ओवर वैल्यूड था, जिसके कारण धीरे धीरे करके डॉलर ख़त्म हो गया। तो गुड मनी जो है ख़त्म हो जाती है रेगुलेशन में। ठीक है, यही लॉ क्या है? ग्रीशम लॉ है। क्या कह रहा है? बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी। तो बैड मनी रुपी को माना गया है यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में, और डॉलर को गुड मनी कहा गया है। अगर आप श्रीलंका के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, ये तब होता है जब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होता है, एक मनी और गवर्नमेंट अथॉरिटी फिक्स एक्सचेंज रेट फॉलो करती है।
अगर फ्री एक्सचेंज रेट होता तो क्या होता, ये जो डिमांड और सप्लाई है वो मार्केट क्या करता, एक रेट डिसाइड करता दो करेंसी के बीच में डिमांड और सप्लाई के हिसाब से। मतलब एक करेंसी की जो मार्केट में सप्लाई है वो किस पे डिपेंड करती है, उसकी क्वांटिटी प्राइस पे डिपेंड करती है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ा होगी उसकी सप्लाई बढ़ती जाएगी, और उसकी डिमांड किस पे डिपेंड करती है, उसके कम प्राइस होने पे। तो अगर प्राइस गिराते जाओगे तो उसकी डिमांड बढ़ती जाएगी। तो प्राइस और डिमांड मतलब सप्लाई और डिमांड एक पॉइंट पे क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, और उस पॉइंट पे दोनों की एक मार्केट वैल्यू आएगी। मार्केट वैल्यू जो दोनों करेंसी है उसकी आएगी, जैसे कि $1 80 रुपये इंडिया की अभी मार्केट वैल्यू चल रही है। अगर इससे ऊपर होगा तो ये ओवर वैल्यू कहलाएगा, और इससे कम अगर इससे कम होगा तो ओवर वैल्यू कहलाएगा, और इससे ज़्यादा होगा तो अंडर वैल्यू कहलाएगा। समझ में आया क्या? इसके साथ साथ क्या होगा, अब अब हम श्रीलंका की बात कर लेते हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। श्रीलंका गवर्नमेंट ने क्या कहा है, $1 जो है वहाँ पर 200 रुपये से ज़्यादा हुआ है, श्रीलंका रुपये की बात कर रहे हैं, ठीक है। 220-30 के आसपास इसकी मार्केट वैल्यू है, और जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या फ़िक्स कर दिया है, 200 रुपये से ज़्यादा नहीं देंगे। अब जब मार्केट में 220-30 रुपये वैल्यू है तो इसकी सप्लाई तो कम हो जाएगी, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा कॉस्ट है और गवर्नमेंट 200 ही दे रही है। तो धीरे धीरे डॉलर की सप्लाई कम हो जाएगी और डॉलर पूरे मार्केट से बाहर हो जाएंगे, जो कि हो गया है श्रीलंका में। श्रीलंका में डॉलर कमी है और यही तो क्राइसिस है। समझ में आया क्या? तो यही प्रॉब्लम जो है आएगी आने वाले समय में बाकी कंट्रीज़ को भी, जहाँ पर फिक्स एक्सचेंज रेट लगा रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि ये कब फॉलो की होगा। ये जो बैड मनी वाला है, बैड मनी किसको बाहर कर रही है यहाँ पर, गुड मनी को। लेकिन तभी होगा ये जब गवर्नमेंट अथॉरिटी इसको फॉलो करेगी और प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करेगी। अगर गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं फॉलो करती है या फिर फ्री एक्सचेंज रेट रहता है, तो उस केस में जो बैड मनी होगा उसको बाहर कर दिया जाएगा गुड मनी के द्वारा। इसका एग्जांपल लोग क्रिप्टो करेंसी बोल रहे हैं कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो गुड मनी है, प्राइवेट सेक्टर की मनी है, प्राइवेटली जो है ये इशू की जाती है। गवर्नमेंट वाली जितनी भी करेंसी है वो बैड मनी है और वो धीरे धीरे बाहर हो जाएगी, क्योंकि ये डिमांड और सप्लाई से चल रही है। और गवर्नमेंट वाली जो मनी है वो सप्लाई उसकी कौन कर रहा है डिसाइड, सेंट्रल बैंक कर रहे हैं। समझ में आया क्या? तो ये जो लॉ है इसको क्या बोलते हैं, थियर्स लॉ। ये जो है बेसिकली क्या है, थियर्स लॉ कहा गया है, जिसमें बैड मनी को कौन बाहर कर रहा है, गुड मनी। लेकिन इसमें जो फिक्स होगा मार्केट मैकेनिज़्म चलनी चाहिए। ऐसा क्यों होगा? जब लोगों के पास चॉइसेस होगी कि उन्हें गुड मनी यूज़ करना है कि बैड मनी, तो धीरे धीरे जो ख़राब मनी होगी उसको वो क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। जो बेहतर मनी होगी, बेटर क्वालिटी की, उसको क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। और क्रिप्टो करेंसी इसलिए जो है क्या हो रहा है, धीरे धीरे इसका चलन बढ़ रहा है। अगर गवर्नमेंट बैन नहीं करेगी तो धीरे धीरे जितनी गवर्नमेंट मनी है वो सारी किस में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, क्रिप्टो करेंसी में। समझ में आया क्या? ये आर्टिकल था, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पूछ सकता है। थियर्स लॉ एंड ग्रीशम लॉ करेंटली इन द न्यूज़ इज़ एसोसिएटेड विथ दैट्स इट। इसके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछेगा, प्री में ही आएगा ये सवाल। ये हमारा लास्ट वीडियो था। थैंक यू, एन्जॉय योर डे।